प्रॉब्लम नहीं है। सुबह क्या था कि हो ही नहीं रहा था। बाय आफ्टरनून मतलब 3-4 बजे के बाद थोड़ा सपोर्ट से बात किया, उनके कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद एक्टिवेट हुआ। तो आई डोंट नो प्रॉब्लम आ रही थी आज तो बट एनीवे अभी स्टार्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। अब देखो आवाज बराबर है क्या बेटा अभी? चलो पहले तो है ना, जितने भी जून, अब सब जून वाले ही बच्चे हैं तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मुझे एक बात करनी है आप लोगों से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। एफएम और सीएमए को लेके पहले टेंशन थोड़ी कम करो यार, वो प्रेशर वाली सिचुएशन मत क्रिएट करो। मुझे बताओ, मैंने अभी रिसेंटली मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर्स लिया था, बहुत से बच्चों ने अटेंड किया था। मुझे नहीं पता है कि इसमें से कितने लोगों ने अटेंड किया था, लेकिन है अथर्व था, फिर दीपांशी थी, कोमल थी, ये सब तो दिख ही रहे थे मुझे, आदिति थी, आई थिंक आरती भी थी। बच्चों मैंने उसमें ऑलमोस्ट अब तक मुझे लग रहा है 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, मैंने पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन भी कर लिया। जिन बच्चों ने अटेंड किया है मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? जिन बच्चों ने अटेंड किया है मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या थोड़ा बहुत, मुझे हाँ ना में आंसर करके बताओगे। जिन बच्चों ने अटेंड किया, हाँ सर, आदिति बोल रही है हाँ सर, दिवांशी बोल रही है यस सर, आदिति बोल रही है यस सर, कोमल हाँ, अथर्व गायकवाड़ बोला यस सर। उसमें और मैं 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं और 25-30 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता है उसके बाद कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको उस टॉपिक में, एटलीस्ट आप मैनेज कर पाओगे। एंड वेरी सरप्राइजिंग, हाँ सर वो सारे क्वेश्चंस स्कैनर के ही थे दीपांशी। अब क्या है ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी था बेटा, कि जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है सब्जेक्ट में, ऐसा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रीवियस अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे? 8 to 9 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले सब्जेक्ट को, मैं सीएमए की बात करता हूं, अब लिख लो, अगर नहीं समझ में आता तो अब लिख लोगे, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखोगे और उसी तरह से प्रिपरेशंस करनी है आपको। सीएमए की बात करूं, सीएमए में आपका 15% पोर्शन, कितना परसेंट पोर्शन? 15% पोर्शन, 100 में से 15 मार्क पकड़ लो, कंपनी लॉ से आएंगे। कहां से आएंगे? कंपनी लॉ से आएंगे। 100 में से 15 मार्क्स कहां से आएंगे? कंपनी लॉ से आएंगे। सर कंपनी लॉ का प्रिपरेशन कहां से करेंगे? शुभम सर ने आपको करा दिया है, उसकी सेपरेट कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, शुभम सर ने वो आपको प्रिपरेशन करवा दिया है। और मैंने अभी एक कलर्ड नोट्स बनाई थी, उस कलर्ड नोट्स में आपके सीएमए में जितने भी कंपनी लॉ के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने उसमें इंटीग्रेट किए हैं, और उन टॉपिक्स के नीचे सारे एमसीक्यूज हैं। 15 मार्क की टेंशन दूर हो गई, करेक्ट है? तो 15 लास्ट अटेम्प्ट में 17 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस थे कंपनी लॉ से। किससे? कंपनी लॉ से। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स। अब यू वोंट इवन बिलीव, मैंने डिबेंचर का जब लेक्चर लिया ना तो कितने स्टूडेंट्स थे। कोमल थी, कोमल अग्रवाल थी, और मुझे एक स्टूडेंट थी, मुझे नाम याद नहीं आता, तो हम 3 जन थे, 4 जन थे, इंक्लूडिंग मी, देयर वर ओनली 4 स्टूडेंट्स व्हेन आई टुक द रिवीजन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैं पहले बार गाइड 2 मिनट वेट करना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। 1 मिनट वेट करना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। 1 मिनट वेट करना, पैनिक मत हो जाओ, पैनिक मत हो जाओ। वेट फॉर 30 सेकेंड्स, वेट फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, अभी मैं ऑडिबल हूं? एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये तीनों टॉपिक मिला के 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस अटेम्प्ट में। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस अटेम्प्ट में? 17 मार्क्स के क्वेश्चंस। जब तक आप लोग है ना, एक बात अगर नहीं समझोगे ना, स्मार्ट वर्क अगर नहीं करोगे ना, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स, मैं अभी भी डिबेंचर्स का एक रिवीजन लेक्चर पेंडिंग है जिसमें कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, उसमें ये वाला पोर्शन है। दूसरा कौन सा? सिंकिंग फंड वाला। ये मेन पोर्शन बाकी है, मेन पोर्शन बाकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको मिस न करे डिबेंचर के लेक्चर्स को।
अब मुझे बताओ 15 मार्क्स यहाँ पे, 17 मार्क्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट 30% कवरेज तो ये 4 टॉपिक ने, ये इतने पार्ट ने कर लिए। 100 में से 100 में से 30 मार्क तो कवर किसने कर लिए? इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के 100% लेक्चर्स अवेलेबल है। मैं एंड में सारे टॉपिक्स के रिवीजन के बाद मैं एंड में इश्यू ऑफ शेयर्स का भी रिवीजन लूंगा और उसमें मैं आपको 50 एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा। एंड में लूंगा, सबसे एंड में लूंगा। पहले रिवीजन की स्टाइल को समझोगे, ये एक बात होगी। अभी सेकंड बात आती है, मेन टॉपिक्स को पकड़ो। मेन टॉपिक्स को अगर आपने पकड़ लिया ना, आप है ना मॉड्यूल खोल के परेशान मत हो जाओ। मॉड्यूल खोलोगे ना तो मॉड्यूल आपको इतना डिमोटिवेट कर देगा। और इस मोमेंट पे, इस टाइम पे जून वाले बच्चों से मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मॉड्यूल खोल के अपने आप की अपने एनर्जी लेवल को या अपने मोटिवेशन लेवल को डाउन मत करना। और मैं जितना करा रहा हूं मेरे साथ साथ चलोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, मैं जितना करा रहा हूं उतना भी करेंगे ना तो भी 60-70 कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मेन टॉपिक पकड़ते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मेन टॉपिक आ गया। 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। रेशियो एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, मेन टॉपिक हो गया। थर्ड आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, ये भी मेन टॉपिक है। अब उसमें ना एक एफएम का एक पोर्शन आता है आपका वैल्यूएशन में। मैं आपके स्टडी मटेरियल के कुछ पहले अभी 2-4 कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा लूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपके स्टडी मटेरियल के सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिसमें एफएम के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, तो आपका उन टॉपिक्स को लेकर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पकड़ते हैं आपका कंसोलिडेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन, बायबैक ऑफ शेयर्स, फिर आपका ईसॉप है। अगर ये मेन टॉपिक्स को भी गैदर कर लोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके एग्जाम का 70 to 80% कवर करता है। कितना करता है? 70 to 80% कवर करता है। और बाकी का 20% कवर हो जाता है, वो मिसलेनियस टॉपिक में आ जाता है। किस में आ जाता है? आपका मिसलेनियस टॉपिक में आ जाता है। लेकिन पहले क्या कवर करना चाहिए? पहले मिसलेनियस कवर करना चाहिए कि पहले हमें मेन टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए? और मेन टॉपिक्स पे भी एक बार सुपर डुपर अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो समझ लो आपके 70-80% तो 60, मतलब ऑन अ मिनिमम बेस 60% कहीं पे भी नहीं गए। हाय साक्षी, हाउ आर यू? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो अभी जो मेरा रिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव है, रिवीजन का जो मेरा फोकस है, वो मेन टॉपिक्स है। पहले मेन टॉपिक्स। और मैं रेगुलर बैच में भी ये बार बार रिपीट करता था, अभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ। रेशियो के फॉर्मूले, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले का एक लिस्ट बना के कहीं दीवार पे चिपका दो। और रोज का एक 15 मिनट का रूटीन होना चाहिए, किसी फॉर्मूले रीड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंग टू नो दिस, रेशियो एनालिसिस के 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस सीएमए में भी थे और 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एफएम में भी थे। तो अगर आप देखोगे तो रेशियो एनालिसिस से कवरेज कितना हुआ? 10 to 11 मार्क्स का कवरेज हुआ। सरप्राइजिंग टू नो दिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक क्वेश्चन है ना, इसमें भी था, सी में भी था, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, जो सारे बड़े बड़े टॉपिक्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक बड़ा टॉपिक है यार। मैंने जब रेगुलर बैच में पढ़ा तो 7 लेक्चर्स लिया था, आज मैं 2 आवर्स से पूरा कंप्लीट करूंगा। इसीलिए इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने पहले कुछ पढ़ा होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, व्हाट आई मीन टू से। तो पहले हम बड़े बड़े टॉपिक से फोकस करेंगे और बड़े बड़े टॉपिक से फोकस करने के बाद उसके एमसीक्यूज के साथ सब कवर करेंगे। ऐसे एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बार अगर आपका मेन टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर एंड में मिसलेनियस देख लेंगे। और अभी रिसेंटली जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके एग्जाम तक तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, व्हाट आई मीन टू से। मैंने आपको ये समझाया था, बातें समझ, मैं आपको जो समझा रहा हूं ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो हाँ बोलोगे, और डाउट है तो मुझे कोई डाउट पूछोगे बेटा फटाफट। ओके बच्चे रिस्पॉन्ड करोगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने जो सुबह जो डिस्कशन किया था, अभी का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था सर। मैंने टॉपिक्स कौन से एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं लिख के दे दूंगा, मैं लिख के आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है ना? मैं आपके लिख के आपके ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सुबह का जो मैंने कुछ 30-40 मिनट्स जो लिया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन वो 30-40 मिनट्स कुछ भी नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो रेगुलर
लेक्चर का, रेगुलर बैच का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उससे मेरा सुबह का जो 30-40 मिनट वाला था वो आपका कवर हो जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। तो बात कर रहे थे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, किसकी बात कर रहे थे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बच्चों मुझे सोच के बताओगे, जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल ऑफ स्टॉक्स, करेक्ट है? ये टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ये पोर्टफोलियो मैक्सिमम रिटर्न कब जनरेट करे विद मिनिमम एक्सपेक्ट करता है कि रिस्क मिनिमम हो। रिस्क क्या हो बेटा? मिनिमम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो। अरे रेशनल इन्वेस्टर तो यही एक्सपेक्ट करता है कि रिस्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। रिस्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए और रिटर्न सबसे ज्यादा मिले। लेकिन जीरो रिस्क इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जीरो रिस्क पॉसिबल नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से। इसीलिए हमें ये समझना है कि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करें। लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न, पोर्टफोलियो बनता किससे है? पोर्टफोलियो बनता है उस पोर्टफोलियो में जो छुपे हुए शेयर्स और स्टॉक से, उससे बनता है। तो पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न भी किस पर डिपेंड करता है? पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न डिपेंड करता है उस पोर्टफोलियो में छुपे हुए शेयर्स के रिस्क और रिटर्न पे डिपेंड करता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो इसीलिए अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी, पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न डिपेंड किस पे करता है? डाइवर्सिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डाइवर्सिफिकेशन पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ, हाँ ना में आंसर करते हो चलोगे, ताकि मुझे समझ में आए मेरी बात आप सुन रहे हो। मुझे बताओगे क्या, अगर आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या पूरा पैसा एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे कि अलग अलग कंपनी के, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे? अलग अलग सेक्टर की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हमारा फंड क्या रहे? डाइवर्सिफाइड रहे। अगर कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या दूसरा सेक्टर परफॉर्म कर लेगा? क्या यस, दूसरा सेक्टर क्या कर लेगा? परफॉर्म कर लेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेक्ट है, दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? डाइवर्सिफिकेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। अगर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ड्यू टू कोरोना वायरस मार्केट पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आई थी। भाई पढ़ाई पे ध्यान दे। सर शेव करा लो, अच्छा नहीं लगता है। तू पढ़ने बैठा है, क्या करने बैठा है नालायक? हाँ, मुझे बताओ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अगर मेरे पास अभी ड्यू टू कोरोना वायरस ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है और मेनली सभी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट इंपैक्ट हो रहा है, शेयर मार्केट पे इंपैक्ट आ रही है। अब मेरी बातों को सुनोगे ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न उनमें छुपे हुए शेयर्स के डिपेंड करता है, उनके स्टॉक पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों स्टॉक एक साथ ऊपर जाते हैं तो ये कौन सा कोरिलेशन है? रिस्पॉन्स करोगे फटाफट यार। ये कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों स्टॉक एक साथ नीचे आते हैं तो ये भी कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लेकिन एक स्टॉक ऊपर जाता है तो एक स्टॉक नीचे आता है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है? ये क्या है? ये है नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में दो कंपनी के शेयर्स हैं, एक तो है मेरे पास इन्फोसिस, दूसरा क्या है? रिलायंस है। दूसरा क्या है? रिलायंस है। मेरा मेरा रिलायंस 30% ऊपर जा रहा है तो मेरा इन्फोसिस -10% बता रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है, क्या वो नेगेटिव कोरिलेशन है क्या? और इससे देखो ना, आपका रिस्क क्या हो गया? कट गया। कट गया मतलब 30% रिटर्न किसने दिया? 30% रिटर्न दिया रिलायंस ने। और आपके इसने मतलब इन्फोसिस ने कितना परसेंट रिटर्न दिया? -10% रिटर्न दिया। तो मुझे तो नेट रिटर्न कितना आया आपके पास? 20% का रिटर्न आया, नलीफाई हो गया। आई होप यू गेट माय पॉइंट। मैंने इस सुबह ये सारी बातों का डिस्कशन किया था आपके साथ। इसीलिए आपका मैंने कहा पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स और स्टॉक है उसके बीच में कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर मान के चलो जितने भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वो ऊपर जाएंगे तो एक साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो एक साथ नीचे आएंगे ना। आज की डेट में अगर मान के चलो इटसेल्फ मेरे पोर्टफोलियो में भी जो भी अमाउंट है उसका आज 30% 40% नीचे बता रहा है। अगर आज मार्केट पूरा नीचे है और सारे शेयर्स और स्टॉक के बीच में अगर मेरे मेरे पोर्टफोलियो मान के चलो आई हैव 20 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स, मेरे पास 20 अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं। तो अब मुझे सोच के बताओगे, अगर इन सारे शेयर्स के बीच में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो आज तो मेरे पोर्टफोलियो की बैंड बज गई। मेरे पोर्टफोलियो मेरा पोर्टफोलियो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स और स्टॉक है उनके बीच में अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, तो कुछ परफॉर्म कर रहा है तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या उससे मेरा रिस्क इतने 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 बेकार मार्केट में भी क्या मेरा रिस्क कट सकता है? क्या मेरा रिस्क नलीफाई हो सकता है क्या? इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कब मिलता है? जब उन शेयर्स और स्टॉक में कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने यही कहा कि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न में थोड़ा फास्ट बोलूंगा बेटा, फास्ट बोलूंगा मतलब रिदम में बोलूंगा। जहां पर भी आपको
है कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, हाँ करके रिस्पॉन्स कर दीजिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, 100% टॉप आगे फिट हो जाएगा। जहां पे ऐसा लगे एक्सप्लेनेशन को करना चाहिए वहां पर दे दूंगा। ये आ सकता है तो मैं थोड़ा वहां पे ज्यादा बोल लूंगा, लेकिन हाँ बट नेट इश्यूज बहुत जबरदस्त हैं, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक जब भी बीच में आवाज ब्रेक होती है तो एक 30 सेकंड्स के लिए हम जरा अपने आप को रोक लेंगे। मैं 30 सेकंड्स के लिए बोलूंगा नहीं, फिर आवाज बराबर से आ जाएगी। अभी देखो, अभी बराबर जा रही है क्या आवाज? मैंने वही कहा, पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न उसमें छुपे हुए शेयर्स के स्टॉक के रिस्क और रिटर्न पे डिपेंड करता है। तो अब हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने जा रहे हैं। रिस्क को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, अच्छा मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया, कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर चाहिए बेटा। कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? करेक्ट है +1 to -1, करेक्ट है +1 to -1, करेक्ट है दीपांशी। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे यार? सुबह सुबह तो देखा ही हमने। आंसर करोगे तो पढ़ाने में मजा आएगी बेटा। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपके, लेकिन अगर आप आंसर करोगे तो पढ़ाने में सही मजा आएगी। मतलब कोरिलेशन की रेंज क्या होती है? +1 से -1। क्या रेंज होती है उसकी? +1 से -1। यू आर करेक्ट बेटा। जो स्टैंडर्ड, हाँ मुझे बताओ, हमें एक स्टॉक का क्या, हमें क्या करना है? अभी एक पर्टिकुलर स्टॉक का, शेयर्स का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। और रिस्क को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम मीन और एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। अभी इतना याद रखोगे, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एंड में बोलूंगा कि आप लिख लेना उसको, या तो मैं उसका क्या करूंगा, पीडीएफ आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ टोटल रिस्क। ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, standard deviation is a deviation from a mean or expected return, mean or expected return। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक सिंगल स्टॉक का रिस्क और रिटर्न विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा, विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा। जब भी पास डेटा होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय एन करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड बाय एन करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सुबह ही सिखा दिया था आपको। मुझे बताओ, ये सारे रिटर्न्स है, ये सारे क्या है? रिटर्न्स है। ईयर 1 का रिटर्न है, ईयर 2 का रिटर्न, ईयर 3 का, ईयर 4 का है। मुझे बताओ, ये ईयर का ये जो रिटर्न है, क्या उसका समेशन कर सकते हैं? क्या समेशन मतलब एडिशन कर सकते हैं? क्या उसका एडिशन कर दिया, उसका एडिशन कर दिया और उसको डिवाइडेड एडिशन किया तो कितना परसेंट आया? 60% आया। और वो समेशन ऑफ एक्स को डिवाइड बाय क्या कर दिया? एन कर दिया। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 है, उसको मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया। तो 60% को डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर क्या आ गया? 15% आ गया। इससे हम कहते हैं एवरेज रिटर्न, या तो हम इससे कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, या तो हम इससे कहते हैं मीन। मेरी बात अगर समझ में आती है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन पूछोगे। फटाफट फटाफट मुझे आंसर करोगे बेटा। सभी लोग आंसर करेंगे बेटा, सभी लोग आंसर करेंगे। यहां तक की बात समझ में आए तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो मुझे ना बोलोगे। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट फटाफट आंसर करोगे। कोमल क्लियर है, रितु क्लियर है, साक्षी क्लियर है, जो आंसर नहीं है जसवींत क्लियर है। चलो फटाफट। अब मुझे बताओ, अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है मीन से। मुझे बताओ, मेरा मीन 15% है लेकिन मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है? 10% है। तो क्या मेरा मीन 15% है लेकिन एक्चुअली मैंने कितना अचीव किया? 10% ही अचीव किया। तो क्या ये दोनों के बीच में वेरिएशन है? उसी वेरिएशन को हम डेविएशन के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? डेविएशन के नाम से बुलाते हैं। और उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे बताओ, 10 - 15 करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर आपका? -5 आ रहा है। फिर सेकंड में एक्चुअल रिटर्न कितना है? 20% है। 20 माइनस क्या करोगे आप? 20 - 15 करोगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 5% पॉजिटिव आ रहा है। 15 - 15 करोगे तो कितना आ रहा है? 0। 15 - 15 करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन मैंने अभी अभी सुबह सुबह बताया था आपको कि इनका जब समेशन करते हैं तो इनका समेशन क्या आ जाता है? 0 आता है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आती है। क्या आती है? नेगेटिव साइन भी आती है। और मुझे बताओ, अभी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया, हमें उसका भी एवरेज लेना है। क्या लेना है? उसका भी एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 4 करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड बाय 4 करते हैं। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 0 को डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? इसीलिए मैंने समझाया था सुबह सुबह, लॉजिक भी समझा दिया था बेटा मैंने यहाँ पे। ये इसीलिए हम क्या करते हैं? x - x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं।
स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करने का दो लॉजिक, एक तो माइनस साइन क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, माइनस साइन क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो -5% इंटू -5% कितना होता है, क्या ये 25% स्क्वायर हो जाता है क्या, क्योंकि परसेंटेज भी तो स्क्वायर बन जाएगा ना आपका। 5% इंटू 5% कितना होता है, 25% स्क्वायर होता है। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 50%। ये क्या है, इस वेरिएंस भी कह दो बेटा उसे, आप वेरिएंस भी कह दो, या तो आप उसे कह दो स्टैंडर्ड डिविएशन का, क्या कह दो आप उसे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर को, आदिति कह रही है, एक 30 सेकंड वेट करो सर, 25% कैसे आया, ओके 25% कैसे आया बेटा, अच्छा परसेंटेज स्क्वायर कैसे आया। अरे आदिति मुझे बताओ, अच्छा एम आई ऑडिबल ना, मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक है गुड। पहले तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए आदिति हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, ये एवरेज रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये मीन है, ये एवरेज है, करेक्ट है। x क्या है, एक्चुअल रिटर्न है। मेरा एवरेज 15% है, कितना है एवरेज 15%, मेरी एक्सपेक्टेशन 15% की है आदिति, और हमने अचीव किया 10%, कितना अचीव किया 10%। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बता, क्या दोनों के बीच में डेविएशन है, डिफरेंस है, वेरिएशन है, तो कितने का वेरिएशन है, तो कैसे फाइंड करेगी, 10% माइनस 15%, 10% माइनस 15%, 10% माइनस 15%, तो कितना आएगा, -5 आएगा क्या, -5% आएगा क्या, यू अग्रीड विद दिस। 20% माइनस 15% करेंगे तो क्या पॉजिटिव 5% आएगा क्या। हम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं ना, कि एक्चुअल से मीन कितना डिविएट हो रहा है, एक्चुअल से मीन कितना डिविएट हो रहा है। 15% माइनस 15% करेंगे तो क्या आएगा, हाँ मतलब मीन भी, मीन मतलब एवरेज मेरा 15% था, एक्सपेक्टेशन मेरी 15% थी, और अचीव भी कितना किया 15%, तो डेविएशन 0, वेरिएशन 0। अग्रीड विद दिस। मुझे था -5%, -5%। अब मुझे बताओ, अब इसका तो हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी एवरेज लेना होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड बाय 4 किया ना एवरेज के लिए, उसी तरह से इसको भी डिवाइड बाय 4 करना होता है। लेकिन ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, मैंने सिखाया था, जिसका सुबह का लेक्चर मिस आउट हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का रेगुलर बैच का फर्स्ट लेक्चर देख ले तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, तो 0 को डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। और x माइनस एक्स बार क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब उसका स्क्वायर करते हैं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, -5% इंटू -5%, -5% इंटू -5% क्या हो जाएगा आदिति, क्या ये 25% स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कोई अब दिक्कत है तो मुझे पूछोगे बेटा। ओके तो 5% इंटू 5% भी क्या हो जाएगा, 25% स्क्वायर हो जाएगा। उसका टोटल करते, क्या करते, उसका टोटल करते, उसका समेशन कितना आएगा, उसका समेशन आ रहा है 50% स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कहेंगे। इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कहेंगे, या तो हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, वेरिएंस कहेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। जैसे आदित्य ने क्वेश्चन पूछा, बीच में किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आगे मत बढ़ने देना, वहीं पे पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा बेटा प्लीज। हाँ अभी अभी ऐसा टाइम नहीं है बेटा जहां पे मैं एकदम स्लो से चलूं। सर ये बैक बहुत हो रहा है, 4 पॉइंट टाइम। सर ये बैक बहुत हो रहा है, 4-5 टाइम्स हो गया है, एंड आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके स्वाति, अगर मान के चल की आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है ना बेटा, तो इसकी टेंशन मत कर। तुझे ऐसा लग रहा है तेरे वहां पे नेट कनेक्शन की अगर प्रॉब्लम है, तो तू दूसरी पढ़ाई पे लग जा। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएगा, कल सुबह यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, जस्ट इनकेस अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा, ठीक है ना। अच्छा बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है कि वहां पे भी आवाज, एम आई ऑडिबल, फटाफट आंसर करोगे तो कि समझ में आए। एम आई ऑडिबल, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, आदित्य बोल रही है यस, हमेशा वाली ब्रेक हो रही है, माय गुडनेस। अभी मुझे लगा नेट, मेरे यहाँ पे तो रेंज की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अजर बोल रहा है ऑडिबल है। बेटा देखो, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, जरा थोड़ा बेयर कर लेना। हो सकता है कि बीच में मुझे रिपीट बोलना, सर रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा उसको। और बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है और 10-15 मिनट पहले रुक जाओ, ऐसा इमीडिएटली विड्रॉ मत करो अपने आप को, अदरवाइज लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा उसकी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन का,
स्क्वायर आ गया। अब मुझे तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर आया। हाँ साक्षी बेटा, अब स्टार्ट तो रखना ही पड़ेगा ना बेटा हम लोग। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए? हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए बेटा। एक सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक है कि किसी का भी स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर रूट में डाल दो। जैसे कि 5 स्क्वायर है, करेक्ट है, 5 क्या है, 5 स्क्वायर है। अगर आप 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 25 होता है। लेकिन अगर 5 स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट कर देते हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 5। इसका आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर बेटा यहाँ पे ये। तो अब मुझे बताओगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस का स्क्वायर, हाँ, लेकिन उसका भी तो एवरेज लेना है, उसका भी तो क्या करना है, एवरेज लेना है। ये कैसे आया था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और वेरिएंस कैसे आया था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। क्या x माइनस एक्स बार जो किया था, क्या उसका समेशन कर दिया था? और उसको अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, n करेंगे। तो क्या हमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का क्या एवरेज मिल जाएगा क्या? तो 50% स्क्वायर को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज। वेरिएंस के स्क्वायर, वेरिएंस का क्या मिल गया हमें, एवरेज मिल गया। एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो डिवाइड बाय 4 करने से क्या हमें उसका एवरेज मिल गया क्या हमें? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या उसको इसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे क्या? वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे, वेरिएंस को चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को, इज वन एंड द सेम थिंग। क्या उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हमारा आंसर स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा क्या? तो बताओ स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ रहा है, 3.54% आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.54% आ रहा है। बेटा मुझे समझ में आए तो बोलो, समझ में आया फटाफट, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछ लोगे, डाउट पूछ लोगे फास्ट। यस सर, यस सर, समझ में आया है, कोमल बोल रही है। सब लोग आंसर करेंगे तो यार मजा आएगी आंसर देने, मतलब पढ़ाने में मजा आएगी। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलो चलो, वंडरफुल, क्लियर है, जसमित क्लियर से क्लियर है। ध्यान रखना, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीजन इज नथिंग बट वेरिएंस का स्क्वायर रूट। और वेरिएंस को ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कहते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और वेरिएंस कैसे आता है, वेरिएंस कैसे स्टैंडर्ड का स्क्वायर से आता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। मैंने आपको रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में सिखाया था कि जब भी पास्ट डेटा होगा तो डिवाइड बाय n करते हैं, और जब भी फ्यूचर डेटा होगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय p करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय p करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी करते हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर डेटा। और जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता है। मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी 30% है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे कितना है, 20% है। रिटर्न कितना, मतलब इसका मतलब समझो, 20% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 30% है। इसका मतलब ये है कि 40% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। 0.50 का मतलब 50% होता है। -10% रिटर्न आने की, -10% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, प्रोबेबिलिटी है 20% है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अब मुझे बताओगे, मैंने कहा था सुबह भी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या हो, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी टोटल ऑलवेज 1 होता है। लॉकडाउन 3rd मई को ओपन हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। तो बताओ, ओपन होने की प्रोबेबिलिटी अगर 80% है तो नहीं ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? एक 2 सेकंड वेट करोगे, एक 5-10 सेकंड वेट करोगे, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था। हाँ, लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 80%, तो ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 20% है। बात तो वही हो गई ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी। लॉकडाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी अगर 80% है तो न ओपन होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 20% ही होगी ना। और दोनों का समेशन कर दो, 80% प्लस 20%, 80% प्लस 20% कितना होता है, 100%। एंड 100% इज नथिंग बट 100 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 1। याद रखना, प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यार। मुझे बताओ, बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 60% है, आने की प्रोबेबिलिटी अगर 60% है तो न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 40% होगी। तो 60% प्लस 40% क्या हो गया, 100% हो गया। एंड 100% इज नथिंग बट 100 डिवाइड बाय 100 विच इज नथिंग बट 1।
इसीलिए टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। अब मुझे बताओगे, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर डेटा, विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर डेटा। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है, 30% है, 50% है, 20% है। रिटर्न लिखोगे, एक्स क्या है, एक्स ऑलवेज क्या होता है, रिटर्न होता है। क्या होता है, रिटर्न होता है। 30% को 0.30 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना, जब एक परसेंटेज है, एक फ्रैक्शन है, तो किस तरह से उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। 0.30 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 आएगा और परसेंटेज लिख दो। 0.50 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 20 आएगा, परसेंटेज लिख दो। 0.20 को -10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -2 आएगा, परसेंटेज लिख दो। इसका समेशन कर दो, क्या कर दो, इसका समेशन कर दो। बताओ, तो ये जो समेशन करोगे वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका एवरेज रिटर्न बन जाएगा, वही आपका मीन बन जाएगा। समेशन ऑफ पी एक्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, एक्स मतलब रिटर्न, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, एक्स मतलब रिटर्न। समेशन ऑफ पी इंटू एक्स, पी एक्स लिखा मतलब पी इंटू एक्स। समेशन मतलब एडिशन, इसका जो एडिशन हुआ यही क्या बन जाता है, एवरेज बन जाता है। यही क्या बन जाता है, मीन बन जाता है। यही क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। प्रोबेबिलिटी में हम डिवाइड बाय एन नहीं करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी होगा तो हम मल्टीप्लाई बाय पी करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती होगी। मुझे बताओ, उसका मैं जस्टिफिकेशन दे देता हूं। 2 + 5 + 8, मुझे बताओ 2 + 5 + 8 कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर इसका मुझे एवरेज लेना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 + 5 + 8 डिवाइड बाय 3, हाँ या ना। 2 + 5 + 8 डिवाइड बाय 3 क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या 2 + 5 + 8 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3 + 8 डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसको अगर लिखना है तो एक और तरीका ये भी हो गया, 1/3 × 2, 1/3 × 5, 1/3 × 8। यू ऑल अग्रीड विद दिस? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब ये जो 1/3 है उसको अगर आप कैलसी पे डिवाइड करोगे, कैलसी पे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 0.3333 आएगा। 1/3 को भी अगर कैलसी पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3333 आ जाएगा। और ये 1/3 को अगर आप कैलसी पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3333 आ जाएगा। अब इसको प्रोबेबिलिटी मान लो, क्या मान लो, इसको प्रोबेबिलिटी मान लो, इसको प्रोबेबिलिटी मान लो, इसको रिटर्न मान लो, क्या मान लो, इसको रिटर्न मान लो, इसको रिटर्न मान लो। और मैंने आपसे यही कहा था, प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी टोटल ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। 0.333 उसका एडिशन करोगे तो 0.999999 समथिंग आएगा, विच इज नथिंग बट 1। और डिवाइड, कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 1 करोगे तो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। नंबर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो मैंने ये जो किया है, ये अगर ऐसा करते तो एवरेज आता, ऐसा करते तो क्या मिल जाता, एवरेज मिल जाता। 2 + 5 + 8 डिवाइड बाय 3 करते तो हमें क्या मिल जाता, एवरेज मिल जाता। और उसी को सिंपलीफाई करके क्या मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या तो एक ही कर रहा हूं, कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। उसी को मैंने सिंपलीफाई करके मैंने क्या इस फॉर्म में लिख दिया है, क्या मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। और ये 1/3 क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी बन गया। तो प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रिटर्न से मल्टीप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, रिटर्न से। प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, रिटर्न से। और उसका समेशन कर दो, क्या कर दो, उसका समेशन कर दो। और वही क्या बन जाता है, वही क्या बन जाता है, एवरेज रिटर्न बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है, मीन बन जाता है। डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। याद करो, वेटेड एवरेज, अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर किसी को वेटेड एवरेज मेथड अगर याद आता है तो ये एग्जैक्टली उसी लॉजिक के बेस पे है। आई होप अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूं, लेकिन बातें समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे। ये जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी तो आप मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करोगे, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न का मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड बाय एन करने की जरूरत नहीं है। और उसका जो समेशन करोगे वही क्या बन जाता है, आपका एवरेज रिटर्न बन जाता है। एवरेज 24% आया और एक्चुअल रिटर्न कितना है, 20% है। तो मुझे बताओ डेविएशन कितने का है, तो 20 - 24, x - x bar is nothing but standard deviation. X - x bar is nothing but standard deviation. 20% - 24% is nothing but -4%. 40% - 24% is nothing but 16%. -10% - 24% is nothing but, देखो -10% - 24%, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और क्या माइनस की साइन आती है तो क्या बन गया, ये -34%।
-34%। ये क्या है? x माइनस एक्स बार है। लेकिन मुझे बताओ x माइनस एक्स बार, हमें x माइनस एक्स बार करना है कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है? क्या करना है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, क्योंकि नेगेटिव को एलिमिनेट करना है ना। नेगेटिव एलिमिनेट तभी होगा जब क्या करोगे, आप उसका स्क्वायर करोगे। तो मुझे बताओ -4% स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16% स्क्वायर। 16% का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आप है ना कैलसी हाथ में रखना, और जो नोटबुक मैंने बताया दिया है ना, आप उसको भी साथ में रखना बेटा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। नोटबुक के साथ में कैलसी भी साथ में रखना, ताकि कैलसी पे कुछ करते हो चलो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना। 16% का स्क्वायर क्या आता है? 256% स्क्वायर आता है। -34% का स्क्वायर क्या आता है? 1156% स्क्वायर आता है। हमने पास डेटा में इसको डिवाइड बाय इसका जो टोटल आया था, इसका जो पास डेटा में याद करो, ये रहा पास डेटा में हमने क्या किया था। पास डेटा में हमने क्या किया था? जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो टोटल आया था उसको डिवाइड बाय n किया था। पास डेटा में x माइनस एक्स बार स्क्वायर जो किया था उसको डिवाइड बाय n किया था। लेकिन हम फ्यूचर डेटा में हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्यूचर डेटा में क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो ये जो आया था उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी ये रहा 0.30 है। कैलसी पे कर लो बेटा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.30 करो तो क्या आ जाएगा? 0.8% स्क्वायर। 256 मल्टीप्लाई बाय 256 कर लो, 0.0 कर लो तो क्या आ जाएगा? 128% स्क्वायर। 1156 मल्टीप्लाई बाय क्या करो? 0.20 कर, क्या कर 20 कर दो तो क्या आ जाएगा? 231.2% स्क्वायर। और उसका जो समेशन करोगे, उसका जो समेशन करोगे मतलब एडिशन करोगे, वही आपका क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या तो वेरिएंस। वही आपका क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या तो वेरिएंस। लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए? तो क्या उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या? अगर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टॉक क्या मिलेगा आपको? 19.08%। 19.08%। मैंने आपको एक स्टॉक का रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाया विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब फ्यूचर डेटा। जब भी पास्ट डेटा होगा तो डिवाइड बाय n करेंगे, जब भी फ्यूचर डेटा होगा तो मल्टीप्लाई बाय p करेंगे। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। ऑल क्लियर? यस सर, यस सर। आरती नहीं है क्या आज? आरती, आदित्य आरती नहीं है क्या आज? मयूरेश बोल रहा है क्लियर सर। कोमल बोल रहा है क्लियर सर। अथर्व गायकवाड़ बोल रहा है यस सर। जसमीत कौर बोल रही है यस सर। आयुषी है क्या जसमीत? दत्तात्रेय, बाला साहेब दत्तात्रेय बोल रहा है यस सर। नहीं सर। ओके चलो वंडरफुल। कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन तो मुझे पूछ लोगे बेटा, ठीक है ना? अभी कोई वापस होने वाला नहीं है बेटा, तो कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लोगे। डोंट कैरी डाउट्स इन योर माइंड। अभी मैं 5 मिनट स्पेंड कर सकता हूँ, बाद में स्पेंड नहीं होगी बेटा, ठीक है ना? ओके। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन बताओ। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना मेरे राहुल कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लेना बेटा। भाई राहुल कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा। प्लीज आस्क मी बेटा। ठीक। ओके जसमीत बराबर है। सुनो कि मेरी बात को ध्यान से। अभी जो थे वो समझा दीजिए राहुल। अभी क्या पूरा वो जो प्रोबेबिलिटी वाला समझाना है क्या? जो मैंने अभी समझाया पूरा? बेटा बेटा जो बोले तो बहुत सारी बातें बोल दी। कोरिलेशन से पहले मैंने क्या बोला था? कोरिलेशन से पहले मैंने ये बोला था कि अगर कोई पास्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन में पास्ट डेटा दिया है और उसकी बेस पे अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न
या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय n करोगे और फ्यूचर डेटा में मल्टीप्लाई बाय p करोगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर राहुल, बात समझ में आई होगी बेटा। हाँ, अब मेरी बात सुनना, कोरिलेशन का मतलब है जॉइंट मूवमेंट। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का भी शेयर्स है, राहुल समझ में आया तो हाँ बोल दे बेटा, नहीं तो वापस पूछते क्वेश्चन। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का भी शेयर्स है, इन्फोसिस का भी शेयर्स है, तो ये दोनों के शेयर्स की जॉइंट मूवमेंट क्या है, उन दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है, मुझे ये पता करना है, मुझे ये फाइंड करना है। और उसी कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं धीरे धीरे बातें बोल रहा हूं, आपको मेरी बातों को समझ आंसर भी करना है, ठीक है ना? आई नीड रिस्पॉन्ड फ्रॉम एवरी, मुझे सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? मुझे बताओ x को क्या कहते हैं? रिटर्न। क्या कहते हैं बेटा उसे? रिटर्न। और एक बात याद रखना, रिटर्न ऑलवेज किसका होता है? एवरेज ऑलवेज किसका निकालते हैं? रिटर्न का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? रिटर्न का निकालते हैं। सुनोगे मेरी बात, x को क्या कहते हैं? रिटर्न। y को क्या कहते हैं? रिटर्न। हो सकता है ये रिलायंस का रिटर्न है, हो सकता है ये इन्फोसिस का रिटर्न है। किसका रिटर्न है? इन्फोसिस का रिटर्न है। तो मुझे बताओ, क्या x के रिटर्न्स दिए हुए हैं, y के रिटर्न्स दिए हुए हैं, तो क्या इससे x बार निकल सकता है? इससे क्या हम x बार कैलकुलेट कर सकते हैं? और इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? y बार कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ ना में आंसर करते हो चलोगे? क्योंकि थोड़ा अब मैथमेटिकल पार्ट में जा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा हाँ हाँ यस यस सुनाई देना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मुझे रोक देना वहां पे। क्या x के हेल्प से क्या हम x बार निकाल सकते हैं? y की हेल्प से हम y निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। x माइनस x बार क्या हो जाएगा? x मान के चलो रिलायंस का रिटर्न है, y किसका रिटर्न है? इन्फोसिस का रिटर्न है। तो x माइनस x बार आपको नहीं लगता है ये रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा? y माइनस y बार आपको नहीं लगता ये इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा? करेक्ट है साक्षी, यू आर राइट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। x माइनस x बार स्क्वायर करेंगे तो क्या माइनस एलिमिनेट होगा? तो ये क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बन जाएगा। y माइनस y बार करेंगे तो क्या माइनस एलिमिनेट होगा? तो ये भी क्या बन जाएगा? इन्फोसिस के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बन जाएगा, या तो उसे वेरिएंस भी कह सकते हैं। यू आर राइट साक्षी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां तक तो समझ में आ रहा है सबको? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस x बार क्या है? रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन है। y माइनस y बार क्या है? ये इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैंने x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार कर दिया, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार कर दिया, मतलब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट जॉइंट डेविएशन ऑफ रिलायंस एंड इन्फोसिस, को डेविएशन ऑफ रिलायंस एंड इन्फोसिस। x माइनस x बार क्या है? रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। y माइनस y बार क्या है? इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने दोनों डेविएशन को ज्वाइंट कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? को डेविएशन कहते हैं। दोनों स्टॉक का ज्वाइंट डेविएशन है। क्या है ये? दोनों स्टॉक का को डेविएशन है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो इससे ही हम क्या कहते हैं? कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y। क्या इसका समेशन आ सकता है? क्या इसका समेशन आ सकता है? क्या समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ज्वाइंट डेविएशन ऑफ x कॉमा y। हमें क्या मिल जाएगा? ज्वाइंट डेविएशन ऑफ x कॉमा y, ज्वाइंट डेविएशन ऑफ रिलायंस एंड इन्फोसिस, ज्वाइंट डेविएशन ऑफ रिलायंस एंड इन्फोसिस। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, x क्या है? रिलायंस का रिटर्न। y क्या है? इन्फोसिस का रिटर्न। x माइनस x बार क्या है? रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। y माइनस y बार क्या है? इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे ये दोनों की ज्वाइंट मूवमेंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? दोनों की ज्वाइंट। क्या मुझे यहां से भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिलते हुए चलेंगे, बहुत सारी वैल्यूज मिलते हुए चलेगी? अब मुझे क्या करना है? मुझे ये दोनों का ज्वाइंट डेविएशन लेना है। क्या लेना है? ज्वाइंट डेविएशन। तो क्या मैं दोनों को कंबाइन करूं? क्या दोनों को क्या करूं? कंबाइन करूं क्या? तो रिलायंस के स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने इन्फोसिस अप्लाई करना स्टार्ट कर। तो क्या मुझे यहाँ पे एक एक वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी? क्या
आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोलते हो चलोगे बेटा। क्या मुझे एक वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्या? उसका मैं क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। क्या करूंगा? उसका मैं एडिशन करूंगा। तो मैंने क्या लिखा? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। उसका एवरेज लेना है मुझे। क्या लेना है? उसका एवरेज लेना है। उसे ही मैं क्या कहता हूं? कोवेरिएशन ऑफ x कॉमा वाई, या तो मैं बोल सकता हूं कोवेरिएशन ऑफ रिलायंस कॉमा इन्फोसिस। क्या बोल सकता हूं? कोवेरिएशन ऑफ रिलायंस कॉमा इन्फोसिस, कोवेरिएशन ऑफ रिलायंस कॉमा इन्फोसिस। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रही है तो ना बोलोगे। डाउट पूछो, वापस समझा दूंगा। तो कोवेरिएशन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट, हाँ जी हाँ जी चलो। हाँ जसमीत, मैंने वही कहा, x माइनस एक्स बार रिलायंस का स्टैंडर्ड डिविएशन है बेटा, और y माइनस वाई बार क्या है? इन्फोसिस का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो क्या हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? वैल्यूज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे, अगर हम ज्वाइंट कर देंगे रिलायंस के स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्फोसिस के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ज्वाइंट करेंगे तो हमें कोड डेविएशन मिल जाएगा, ज्वाइंट डेविएशन मिल जाएगा। और उसी को हम कहते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, या तो हम उसे कहेंगे कोवेरिएंस ऑफ रिलायंस एंड इन्फोसिस। ज्वाइंट डेविएशन ऑफ, ज्वाइंट कोवेरिएशन मतलब को वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट डेविएशन ऑफ रिलायंस कॉमा इन्फोसिस कैसे आएगा? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, समेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका एडिशन डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कोवेरिएशन ऑफ x कॉमा y। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। जस्ट भी तब समझ में आया तो हाँ बोलेगी, नहीं समझ में तो ना बोलेगी बेटा। लेकिन आइडियली हमें क्या फाइंड करना है? आइडियली हमें फाइंड करना है स्मॉल r। क्या फाइंड करना है हमें? स्मॉल r। और स्मॉल r को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्मॉल r को हम क्या कहते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ जॉइंट डेविएशन ऑफ x, y डिवाइडेड बाय joint deviation of x, y divided by standard deviation of x divided by standard deviation of y। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। मुझे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, कोवेरिएंस ऑफ x, y। मतलब बेसिकली हमें क्या देखना है ना? उसका जॉइंट डेविएशन ही तो देखना है। तो कोवेरिएशन कोवेरिएंस ऑफ x, y उसको कैलकुलेट इस तरह से करते हैं, डिवाइडेड बाय x का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय y का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय y का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। क्या बन गया आपका? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करना है, करेक्ट है? कोवेरिएंस आपको आंसर करना है बेटा। कोवेरिएंस कोवेरिएंस ऑफ a कॉमा b, कोवेरिएंस ऑफ a कॉमा b कैसे फाइंड करेंगे? कोवेरिएंस ऑफ a कॉमा b कैसे फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ a माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार डिवाइडेड बाय क्या होगा? n होगा क्या? डिवाइडेड बाय क्या होगा? n होगा क्या? आप सिर्फ हाँ ना में आंसर करो, आपको लिखना थोड़ी दिक्कत जाएगी बेटा इसमें। आप सिर्फ हाँ ना में आंसर करोगे, लिखना दिक्कत जाएगी आपको। यू ऑल अग्रीड विद दिस? वापस पूछ रहा हूं मैं आपसे, वापस मैं आपसे पूछ रहा हूं ध्यान से। कोवेरिएंस ऑफ p कॉमा q, कोवेरिएंस ऑफ p कॉमा q मैं बोलूंगा, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना बेटा। कोवेरिएंस ऑफ p कॉमा q, तो मैं क्या बोल रहा हूं? समेशन ऑफ p माइनस p बार इंटू q माइनस q बार डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। बराबर है क्या? हाँ परफेक्ट है, सब बोल रहे हैं हाँ बराबर है। अब मैं बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बोल रहा हूं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्मॉल r का फॉर्मूला बोल रहा हूं। कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई, x कॉमा वाई मतलब x और y का जॉइंट डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यू ऑल एग्री दिस? वंडरफुल। आंसर करो। अगर क्वेश्चन में पास डेटा क्या करेंगे? क्वेश्चन में पास डेटा दिया है तो क्या करेंगे? रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में अगर पास डेटा दिया है तो रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय एन करेंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। दो जन का आंसर आया, बाकी किसी का नहीं आया। डिवाइड बाय एन करेंगे। अगर क्वेश्चन में फ्यूचर डेटा दिया है तो क्या करेंगे?
क्वेश्चन में फ्यूचर डेटा दिया है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पी कर, परफेक्ट है। यहाँ पे देखो अभी है ना, इसमें एक फॉर्मूला की लिस्ट भी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला की लिस्ट आपकी बननी चाहिए बेटा। तो मेन फॉर्मूला अभी आ गया आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला, जो मैंने अभी 2-3 बार रिवाइज कर दिया आपको। और नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हिच इज स्मॉल r, व्हिच इज स्मॉल r, करेक्ट है, व्हिच इज स्मॉल r। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे क्या? डू यू वांट टू सॉल्व वन क्वेश्चन? एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे क्या? एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले क्या बेटा? हाँ ना में आंसर करोगे तो मैं आगे बढ़ूं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूं। एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहोगे क्या बेटा? सब बोल रहे हैं, गैलेक्सी बोल रही है हाँ, आदिति बोल रही है हाँ, वरुण बोल रहे हैं हाँ, कोमल बोल रही है हाँ सर। क्योंकि मैं ज्यादा ओरली बोलूंगा ना तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी बेटा, दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ, यही क्वेश्चन पे आ जाओ। विद द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन तो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। ए का रिटर्न दिया है, बी का रिटर्न दिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये पास्ट डेटा है कि फ्यूचर डेटा है? कहीं भी प्रोबेबिलिटीज दी नहीं है बेटा, तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? पास्ट का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? पास्ट का बन जाएगा। तो क्या फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओगे इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा? ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा? फास्ट। मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब मुझे मीन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मीन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मीन चाहिए। चलो फिर आपको थोड़ी स्पीड लेनी बेटा, कैलसी पे कैलकुलेट करोगे, साथ में कुछ बुक नोटबुक रखोगे, उसमें नोट डाउन कुछ करते हो चलोगे, कुछ नहीं करना बेटा। कैलसी कैलसी पे कैलकुलेट मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। 10 + 20 + 60 और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 3 कर दोगे। तो मुझे बताओ ए का एवरेज रिटर्न कितना आया? 30% आया क्या? सबका सबका आया 30% आंसर। तो बताओ बी का एवरेज रिटर्न कितना आएगा? 15 + 5 + 40, कैलसी पे करो और डिवाइड बाय क्या करोगे? 3 करोगे। तो कितना आ रहा है? 20% आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, सबका आ रहा है, 20% आ रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैलसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ क्या हमें ए को मान लो x, ए को क्या मान लो x, इसको मान लो y, इसको क्या मान लोगे y, करेक्ट है। तो अब क्या करना होगा? x बार तो मिल गया, y बार तो मिल गया, तो क्या अब x - x बार करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? x - x बार। तो बताओ x बार कितना आया था? कहीं पे लिखना चाहिए ना, x बार कितना आया था? 30 आया था, 30% आया था ना। और y बार कितना आया था? 20% आया था। तो पहले x - x बार करते हैं। तो 10 - 30 कितना आएगा? x - x बार कितना आएगा? -20%। 20 - 30 कितना आएगा? -10। 60 - 30 कितना आएगा? 30% आएगा। कितना आएगा? 30%। आप मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके बताओ, अपने आप कैलकुलेट करो फटाफट। स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके बताओ, ये रहा देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करके बताओ फास्ट। बोर्ड पे मत देखो, अपने आप करो फटाफट, थोड़ा रफ में करो ना बेटा। हाँ हाँ बेटा वो ठीक है ना, लेकिन फिर x - x बार स्क्वायर करेंगे ना कोमल, x - x बार स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे ना, देखो ना, आपको आपको है ना पैटर्न याद रखनी बेटा। x - x बार स्टैंडर्ड डिविजन हुआ, लेकिन x - x बार स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, और उसका जो समेशन आएगा उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय n करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे? n करेंगे। फिर y - y बार का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y - y बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसका जो समेशन आएगा उसका क्या करेंगे? डिवाइड बाय n करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x क्या बन जाता है? समेशन ऑफ x - x बार स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x - x बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। हाँ करेक्ट है। तो ये आंसर अगर जिसका 21.60 है वो करेक्ट है। कर लो बेटा, फटाफट कर लो एक बार। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या आ रहा है? 14.72%। कोमल बराबर है, दीपांशी बराबर है, दीपांशी बराबर है 14.72%। थोड़ा दिमाग में ही फिट करना पड़ेगा बेटा। x - x बार करने का उसका स्क्वायर करना पड़ता है, y - y बार करने का उसका स्क्वायर करना पड़ता है, और उसका जो सम आया उसको डिवाइड बाय n करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसको डिवाइड बाय क्या करना है? n करना है, और उसका क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तब जाके स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, तब जाके क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, तब जाके क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा।
बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। आदिति, दत्तात्रेय कहां पर हैं, अथर्व कहां पर हैं, गैलेक्सी कहां पर है, मयूरेश कहां पर है, नेहा भी है इसमें, तो सुप्रिया भी है, वरुण भी है, ये सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? जसमीत भी है। जिसका हो गया वो मुझे कोवेरियंस फाइंड करके बताया। क्या फाइंड करके बताया? कोवेरियंस। अभी हमने देखा ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई मुझे फाइंड करके बताया। जिसका आ गया वो आगे बढ़े। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के लिए क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अभी ऊपर फाइंड किया था ना। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कैसे फाइंड करते? ये रहा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय क्या करेंगे? एन करेंगे। तो मुझे बताओ, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार देखो यहां पर है 20% इंटू माइनस 20% इंटू माइनस 5%, कितना आता है? 100% स्क्वायर आता है। 10% 15 माइनस माइनस है तो ये कितना आएगा? 150 आएगा। 30 इंटू 20 है तो ये कितना आएगा? 600 आएगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आया? 283.33% आया। करेक्ट है दीपांशी, करेक्ट है साक्षी, करेक्ट है। ये परसेंटेज स्क्वायर है बेटा, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज स्क्वायर होता है, ये परसेंटेज स्क्वायर होता है। दत्तात्रेय, बाकी सब लोग मुझे आया तो हाँ बोलोगे बेटा, क्योंकि अब तो स्पीड होनी चाहिए बेटा। जसमीत आया कि नहीं आया? हाँ जसमीत का आया, करेक्ट। सुप्रिया आया, फिर अदिति, गैलेक्सी कौन है? गैलेक्सी का भी आया, अथर्व आया, कोमल आया, चलो वंडरफुल। मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। अगर ये करोगे तो 283.33 परसेंटेज स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? परसेंटेज इनटू परसेंटेज, एंड 21.6% 14.72%। क्या स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कैलकुलेट किया था? स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कैलकुलेट किया था। उसको अगर आप फॉर्मूला में आर के फॉर्मूला में, स्मॉल आर के फॉर्मूला में अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपका स्मॉल आर का आंसर क्या आ रहा है? 0.89 आ रहा है, 0.89 आ रहा है। आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। मुझे सोच के बताओगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.89, अच्छा या बुरा, गुड और बैड? 0.89 गुड और बैड? साक्षी, गुड कहां से होगा? ये तो क्लोज टू 1 है, करेक्ट है, क्लोज टू 1 है। 0.89 क्लोज टू क्या है? 1 है। इट इंप्लाइज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या कह रहे हैं? सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन। 0.89 मतलब क्लोज टू 1 है, मतलब सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन। नो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन तो है, करेक्ट है, रिस्की है, डाइवर्सिफिकेशन तो है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं, क्योंकि तो रिस्की है ना सब। मतलब आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर वो ऊपर जाएंगे तो एक साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो एक साथ नीचे आएंगे। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर, आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि बेटा आपको यहाँ पे ये ओके? हाँ, सबको समझ में आ रही है। मैं एक और फॉर्मूला ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 30%, जो हमने कैलकुलेट किया। स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 20%। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क कितना है? 21.60% एंड 14.72%। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। स्टॉक ए और स्टॉक बी में कौन सा स्टॉक अच्छा? स्टॉक ए और स्टॉक बी में कौन सा स्टॉक अच्छा?
अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो ए अच्छा है, रिस्क वाइज देखा जाए तो बी अच्छा है. बोलवा चालू कर बनेंगे दूसरा ठीक है. तू समझ हो गया ना गैस ने कहा. I hope you get my point clear. If we बोलवा स्ट्रेस आता है ना पेट पर. हाँ, अगर हम कंपेयर करेंगे तो रिटर्न वाइज स्टॉक इज बेटर, मतलब जिसका रिटर्न ज्यादा वो अच्छा. लेकिन रिस्क वाइज कौन सा बेटर है? जिसका रिस्क ज्यादा वो अच्छा कि जिसका रिस्क कम वो अच्छा? जिसका रिस्क कम होगा वो अच्छा. अगर हम देखें तो रिटर्न वाइज स्टॉक इज बेटर है और रिस्क वाइज नहीं आदित्य उसका कोई कोरिलेशन से लेना देना नहीं है. रिटर्न वाइज स्टॉक इज बेटर बट रिस्क वाइज स्टॉक बी इज बेटर. लेकिन इस तरह से डिसीजन नहीं लिया जाता है. डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता है. वी कांट टेक डिसीजन लाइक दिस. मुझे बताओ, एक कंपनी ए है, उसका प्रॉफिट 7 CR है लेकिन उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 10 करोड़ है. कंपनी बी है, उसका प्रॉफिट 700 करोड़ है, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 करोड़ है. तो बताओ विच कंपनी इज बेटर? विच कंपनी इज बेटर? कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है? 7 करोड़ है, इसका 700 करोड़ है. तो क्या 700 करोड़ वाली कंपनी बेटर? नहीं. यू कांट से लाइक दिस. यू कांट से लाइक दिस. आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ये तो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं. करेक्ट साक्षी? एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टोटली यूजलेस. मुझे बताओ 7 करोड़ जो कमाया वो कितना कितना पैसा लगा के कमाया? कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करके कमाया? 10 करोड़. और ये 700 करोड़ जो कमाया वो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्ट करके कमाया? 10,000 करोड़. इसका परसेंटेज निकालो. इसका परसेंटेज निकालो तो कैसे आएगा? परसेंटेज कैसे आएगा? 7 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ करो तो 7 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ करोगे तो 70% आता है. एंड 700 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 करोड़ करोगे तो कितना आता है? 0.07% आ रहा है. 0.07 आ रहा है मतलब कितना परसेंट आ रहा है? 7% आ रहा है. समझो यार. 7 CR 7 डिवाइड बाय 10 करो. 7 डिवाइड बाय 10 करो तो कितना आता है? 70% आता है. एंड 700 डिवाइड बाय 10,000 करो तो कितना आ रहा है? 0.07 मतलब 7% आ रहा है. तो बताओ कौन सा बेटर? कंपनी ए बेटर या कंपनी बी बेटर? अरे कंपनी ए 100 रुपया लगा के 70 कमा रही है, जबकि कंपनी बी 100 रुपया लगा के 100 रुपया इन्वेस्ट करके सिर्फ 7 रुपया कमा रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने कहा कि ठीक है, रिस्क रिटर्न वाइज ए बेटर था तो रिस्क वाइज क्या बेटर था? बी बेटर था. बट वी कांट कंपेयर लाइक दिस. वी कांट कंपेयर लाइक दिस. उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं. उसे शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं. सुनोगे मेरी बात ध्यान से. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सीवी कहते हैं. उसको शॉर्ट फॉर्म में सीवी कहते हैं. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या फॉर्मूला है उसका? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. सर इसका मतलब क्या होता है? समझो, मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न. मीन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न. मुझे बताओ 30% के रिटर्न पे कितने का रिस्क था? 21.60 का रिस्क था. रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन. रिपीट कर रहा हूं वापस. 30% के रिटर्न पे कितने का रिस्क था? 21.60 का रिस्क था. तो 100% के रिटर्न पे रिस्क कितना होगा? 100 मतलब आपका परसेंटेज आ गया. तो मुझे बताओ, इसको अगर आप देखोगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, तो 14.72% डिवाइडेड बाय क्या हो गया? इसका यहां देखना, इसका यहां देखना, इधर देखोगे. 100 मल्टीप्लाई बाय 21.60 तो 21.6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या हो गया? 30 हो गया. डिवाइड बाय क्या हो गया? 30 हो गया. तो 21.6 क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है. और ये 30 क्या है? मीन. मीन मतलब एवरेज. मीन मतलब एवरेज. एक्सपेक्टेड रिटर्न ये क्या है? मीन है आपका. इसका मतलब ये हुआ कोवेरिएशन इज नथिंग बट रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न. रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न. तो मुझे बताओ, क्या ये 21.60 क्या ये रिस्क है? इतना रिस्क कितने रिटर्न पे है? 30% के रिटर्न पे है. तो 100% पे कितना? 21.60 का रिस्क कितने परसेंट रिटर्न पे है? 30% रिटर्न पे है. तो 100% पे कितना? 21.60 का रिस्क कितने परसेंट रिटर्न पे है? 30% एवरेज पे है. तो 100 पे कितना? सिमिलरली स्टॉक बी का भी 14.72% का रिस्क कितने परसेंट एवरेज पे है? कितने परसेंट मीन पे है? 20% मीन पे है. तो 100 पे कितना? तो 100 पे कितना आ रहा है? 73.6% आ रहा है. और स्टॉक ए का कितना आ रहा है? 72% आ रहा है.
समझो, इससे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसको स्मॉल सीवी के, उसको सीवी के नाम से बुलाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। क्या कैलकुलेट कर रहा है? एक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। और वो कौन सा परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है? वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। क्या कैलकुलेट कर रहा है? रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न। रिटर्न मतलब एवरेज, रिटर्न मतलब एवरेज। मैंने वही कहा, क्या 21.60 क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है? रिस्क है। रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, रिटर्न मतलब मीन, मतलब 30% रिटर्न, मतलब 30% रिटर्न पे रिस्क कितना था? 21.60 था। तो 100% पे कितना होगा? 100% पे कितना होगा? तो आपको ये क्या मिल गया? ये रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल गया। ये एक रिस्क है, लेकिन ये परसेंटेज में है। क्या है? ये परसेंटेज में है। तो मुझे बताओ, रिस्क परसेंटेज में आया, रिस्क किस में आया? परसेंटेज में आया। तो किसको प्रेफर करोगे? रिस्क वाइज जो लोअर होता है उसको प्रेफर करते हैं। रिस्क वाइज जो लोअर होता है उसको प्रेफर करते हैं। मैंने ये इसीलिए यहां पे समझाया था, कि कंपनी ए और कंपनी बी में कौन सी बेटर है। तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। कंपनी ए का परसेंटेज आया था 70% और इसका कितना आया था? 7%। तो यहां पे प्रॉफिट की बात कर रहे थे ना, तो जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा आया उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन यहां पे जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो रिस्क के परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो कौन सा चूज करेंगे? जिसका रिस्क परसेंटेज कम आया है उसको चूज करेंगे। तो मुझे बताओ, स्टॉक ए और स्टॉक बी में परसेंटेज रिस्क वाइज कौन सा बेटर है? परसेंटेज रिस्क वाइज कौन सा बेटर है? स्टॉक ए बेटर है। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करूंगा। दीपांशी, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी दो स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि दोनों में से बेटर कौन सा है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और उसका फॉर्मूला याद रख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, दैट्स इट। हाँ, उसमें कंफ्यूजन मत करना। मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात, दो स्टॉक में जब डिसाइड करना है, तो क्या करोगे? दो स्टॉक में जब डिसाइड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंफ्यूजन मत रखना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अलग है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब स्मॉल r, कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन into 100, standard deviation divided by mean into 100, standard deviation divided by mean into 100. I hope you get my point clear. अगर आपको समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आया तो मुझे डाउट पूछोगे। देखो, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना था मुझे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हिच स्टॉक इज बेटर, व्हिच स्टॉक इज बेटर। मुझे बताओ, रिस्क वाइज जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम रिस्क का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब रिस्क वाइज परसेंटेज मिला है तो आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे? रिस्क वाइज लोअर दी बेटर, लोअर दी बेटर। और फोर्थ वाला क्वेश्चन था आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्मॉल आर कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था? स्मॉल आर कैलकुलेट करना था। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, आपको मुझे आंसर करने हैं, ठीक है ना? आपको मुझे आंसर करना है। जब पास डेटा होगा तो डिवाइड बाय एन। हाँ, मैं हाँ ना बोलते चलना, ठीक है ना? जब पास डेटा होगा तो डिवाइड बाय एन, फ्यूचर डेटा होगा तो मल्टीप्लाई बाय पी। स्टैंडर्ड डेविएशन is nothing but, standard deviation is nothing but, मैं बोल रहा हूं ध्यान से, summation of square root of summation of x minus x bar whole square divide by n, x minus x bar square divide by n। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, ना समझ में आया तो ना बोलोगे। करेक्ट है, ओके। अभी मुझे बताओ, कोवेरिएशन ऑफ x comma y, joint deviation of x comma y is nothing but summation of x minus x bar into y minus y bar divided by n. Small r, coefficient of correlation, is nothing but covariation of x comma y divided by standard deviation of x into standard deviation of y.
ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। जब दो स्टॉक में सिलेक्शन करना है तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे सिलेक्शन हो सकता है? और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक परसेंटेज है, ये एक परसेंटेज है और वो रिस्क का परसेंटेज है। तो रिस्क का परसेंटेज में जब सिलेक्शन करना होगा तो लोअर दी बेटर, लोअर दी बेटर। मैंने अभी तक के जितने फॉर्मूले बताए थे वो सब आपको मैंने एक बार वापस इन नटशेल आई रिवाइज्ड, मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आया? वंडरफुल। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, थोड़ा गला ये कर दूं। 2 मिनट आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद आधा घंटा और एक्सटेंड करते हैं, हम 90% कंप्लीट कर लेंगे, 90% कंप्लीट कर लेंगे। तो टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स।
चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। जसप्रीत मैम सो गई बेटा। मैम झोपड़ी। ओके ये हो गया आपका, ये हो गया। अच्छा अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मुझे बताओ बिल्कुल मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये जो पूरे सर रात को एक लेक्चर लेते जाओ, तो लोग रात को पढ़ने मजा आती सबको, ऐसा हो रहा है। बच्चों हमें जो ये पढ़ना था, बेसिकली मैंने कहा था कि हमें ये पढ़ना है कि हम एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम एक पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए पहले उस पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स और स्टॉक हैं तो उसके रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करना सीखा, क्योंकि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, उस पोर्टफोलियो में छुपे हुए शेयर्स और स्टॉक के रिस्क और रिटर्न पे डिपेंड करता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। एक्सक्यूज मी। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनोगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज नथिंग बट, मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर्स हैं और मेरे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के भी शेयर्स हैं। मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर्स हैं, मेरे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के भी शेयर्स हैं, बस दो ही कंपनी के शेयर्स हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या दो कंपनी के शेयर्स से बन रहा है? हाँ ना में आंसर करोगे, ठीक है ना। क्या मेरा पोर्टफोलियो क्या दो कंपनी के शेयर्स से बन रहा है? यस, मेरा पोर्टफोलियो किससे बन रहा है? दो कंपनी के शेयर्स से बन रहा है। करेक्ट है, मेरा पोर्टफोलियो किससे बन रहा है? दो कंपनी के शेयर्स से बन रहा है। बेटा एक काम करूं क्या, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं ये लेक्चर को स्टॉप करके उसको मैं अक्षय को तुरंत बोलता हूँ, वो अपलोड कर देगा उसको। तो प्रोसेसिंग में जाएगा ना, उसको भी 15-20 मिनट लगती है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं ये लेक्चर को स्टॉप करके लक्ष्य को बोल दूंगा, तुरंत अपलोड कर देगा। बाकी ताकि जो बच्चों को ये है उसको मिल जाएगा ये लेक्चर। स्टॉप रिकॉर्ड।